मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने 1808 में दिया। 100 साल बाद 1904 में जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल एटम का सामने रखा। लेकिन इसके 5 साल बाद एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट सामने आया, गाइगर मार्सडेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने जब इसे एनालाइज किया तो एटम का एक नया ही पिक्चर सामने आया। पहले देखते हैं कि यह एक्सपेरिमेंट था क्या। इस एक्सपेरिमेंट में एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स, जिसमें से एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, उसको एक गोल्ड फॉइल के ऊपर डायरेक्ट किया गया। अब बीम बिल्कुल पतला रहे, इसके लिए लेड के शीट्स में होल करके उस बीम को पास किया गया। नाउ अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल पे पड़ा तो थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से सोचा गया कि कुछ मामूली डिफ्लेक्शंस होंगे और उन डिफ्लेक्शंस को नोट करने के लिए एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन की मदद ली गई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब कहीं स्ट्राइक करेंगे तो वहां लाइट का एक डॉट प्रोड्यूस। वो जो अल्फा पार्टिकल का पतला बीम था, दरअसल में एटॉमिक स्केल पर वो बहुत चौड़ा था। अब गोल्ड पर चार्ज है +79e, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है +2e। अब जो अल्फा पार्टिकल, जैसे नंबर 1 अल्फा पार्टिकल जो इस एटम से दूर से गुजर रहा था, वो बिल्कुल अनडिविएटेड सीधा सीधा चला गया। जो थोड़ा नजदीक से आया वो थोड़ा सा डिविएट हुआ। जो और नजदीक से गुजर रहा था वो ज्यादा डिविएट हुआ। एक अल्फा पार्टिकल एटम को कितने डिस्टेंस से मिस कर रहा है, उस डिस्टेंस का नाम दिया गया इंपैक्ट पैरामीटर। और वो जितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, भटक गया, उसका नाम दिया गया स्कैटरिंग एंगल। अब इस बीम के अंदर नोटिस किया गया कि जिन पार्टिकल का इंपैक्ट पैरामीटर कम था, उसका स्कैटरिंग एंगल बहुत ज्यादा था। यानी इंपैक्ट पैरामीटर यदि कम है तो स्कैटरिंग एंगल ज्यादा था। यह सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड के हिसाब से यदि प्लम पुडिंग मॉडल सही है तो इसमें जो प्रोटॉन्स हैं, जिसका मास यदि हम m मान लें, एक प्रोटॉन का मास, तो इससे 4 गुना भारी है अल्फा पार्टिकल। क्योंकि आज हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, तो ऐसा मान लें कि वो प्रोटॉन से लगभग 4 गुना भारी है। यही नहीं, ये अल्फा पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से, यानी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर जा रहा है। इतनी काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। तो 4 गुना भारी पार्टिकल टकरा रहा है m मास से। m मास का प्रोटॉन, क्योंकि एटम में जो प्रोटॉन है वो बिखरा हुआ है, खिचड़ी के रूप में बिखरा हुआ है। तो ये टक्कर जो है, ये 4m का m से टक्कर हो रहा है। यानी एक m मास का पार्टिकल जो रेस्ट में है, उससे टकरा रहा है 4m मास का पार्टिकल जो हाई स्पीड में है। अब m मास का पार्टिकल 4m मास के हाई स्पीड वाले पार्टिकल से टकरा जाए तो क्या कभी ऐसा होगा कि 4m मास का पार्टिकल पीछे आ जाए? रदरफोर्ड के हिसाब से ये तो होना ये चाहिए था कि ये इस m मास के पार्टिकल को लेकर ही उड़ जाए। पीछे आने का तो सवाल ही नहीं उठता।
पीछे आ रहा है पार्टिकल, भले 10,000 में 12,000 में कोई एक पार्टिकल पीछे आ रहा है, तो इस पीछे आते हुए पार्टिकल को देखकर निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि और कुछ हो ना हो, प्लम पुडिंग मॉडल एटम का गलत है। यानी एटम पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की खिचड़ी नहीं है। तो क्या है एटम? रदरफोर्ड के हिसाब से, रदरफोर्ड ने इस तरह से देखा उस कॉलिजन को, गोल्ड जिसका चार्ज नंबर है 79 यानी +79 इस पे चार्ज है, और इसका मास नंबर है 197 यानी इसमें प्रोटॉन से 197 टाइम्स मास है। अब रदरफोर्ड के हिसाब से कि वो जो पूरा का पूरा प्रोटॉन है ना, जो एंटायर एटम है गोल्ड का एटम, उसका पूरा का पूरा मास लगभग और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटे से स्पेस में भरा हुआ है, कॉम्पैक्टली भरा हुआ है, जिसको हम आज न्यूक्लियस कह सकते हैं। यानी एटम जो है उसमें चार्ज बिखरा पड़ा नहीं है, बल्कि चार्ज और मास एक बहुत छोटे से वॉल्यूम में कॉम्पैक्ट रूप में भरा हुआ है, कसा हुआ है। यानी ये जो टक्कर थी, ये टक्कर दरअसल में 4m का टक्कर, या जिस पर चार्ज 2e था, इसका टक्कर 197m मास वाले पार्टिकल के साथ है। अब आप सोच सकते हैं 197 लगभग, इसको 200 मान लीजिए, तो 200 को 4 से हम डिवाइड करें, लगभग 50 गुना, लगभग 50 गुना भारी पार्टिकल रखा हुआ है। एक पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल आता है, उस 50 गुना भारी पार्टिकल से टकराता है, तो ऐसे में संभावना बन सकती है कि कुछ पार्टिकल्स वापस रिबाउंड होंगे। यह बात समझ में आती है। यानी स्पष्ट हो गया कि गोल्ड के अंदर, गोल्ड एटम के अंदर चार्जेस बिखरा पड़ा नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की खिचड़ी नहीं है गोल्ड एटम। वो क्या है? उसका पूरा का पूरा मास और पूरा का पूरा चार्ज एक बहुत छोटे वॉल्यूम में कॉम्पैक्ट रूप में पैक्ड है। अल्फा पार्टिकल की टक्कर ऐसे हो रही है। अब इस बेसिस पे रदरफोर्ड वेंट वन स्टेप अहेड। उसने कहा कि जो अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट कोलाइड करने जा रहा था, यानी जिसका इंपैक्ट पैरामीटर 0 था, तो उसकी हालत यह हुई होगी कि अल्फा पार्टिकल जा रहा था, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन की वजह से एक डेफिनिट डिस्टेंस जाने के बाद ये लौट आया। जिस डिस्टेंस से वो लौटा, उस डिस्टेंस का नाम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। Rutherford could measure this distance of closest approach। कैसे मेजर किया? ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इनफैक्ट दोनों के बीच जो फोर्स है वो कूलम्स फोर्स है, फोर्स बिटवीन चार्जेस, एंड कूलम्स फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, जिसका मतलब सीधा सीधा यह बनता है कि जब इनफिनाइट डिस्टेंस पर है अल्फा पार्टिकल, इनफिनाइट डिस्टेंस पर, तब जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। सो मैकेनिकल एनर्जी एट इंफिनिटी विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नो, मैकेनिकल एनर्जी में क्या कुछ शामिल है? तो हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी में शामिल है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी।
Now kinetic energy at x naught and potential energy at x naught. Now जब इंफिनिटी पे है तब उसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा दूर है. पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन टू बी जीरो. अब जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी x नॉट डिस्टेंस पर पहुंच चुका है, तो टेम्पररीली हियर द पार्टिकल इज एट रेस्ट, क्योंकि यहां से ये लौट रहा है. सो काइनेटिक एनर्जी एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज जीरो. नाउ पोटेंशियल एनर्जी इस सेपरेशन पर क्या होगा? तो कूलम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी होगा k q1, यानी पहला चार्ज 2e, दूसरा चार्ज 79e एंड अपॉन डिस्टेंस x नॉट. यानी ये जो x नॉट है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और x नॉट की वैल्यू आ रही है k इंटू 2e इंटू 79e अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट इंफिनिटी. ना ये काइनेटिक एनर्जी जैसा मैंने कहा लगभग 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर था. तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है, E की वैल्यू हमको पता है, और K वही कूलम्स लॉ वाला कांस्टेंट है 9 × 10⁹. ये वैल्यूज जब हम डालते हैं इसमें तो इसका कैलकुलेशन लगभग आता है 41 फेम्टोमीटर. 41 फेम्टोमीटर. अब यहां पर रदरफोर्ड का कहना था कि यदि ये डिस्टेंस x नॉट 41 फेम्टोमीटर आ रहा है, तो यदि हम इसी डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए एक स्पेस की कल्पना करें, इफ यू कंसीडर दिस टू बी ऑफ रेडियस x नॉट एंड ड्रॉ अ स्फीयर, x नॉट डिस्टेंस वाला एक रेडियस का एक स्फीयर हम ड्रॉ करें, तो पक्की बात है कि वो जो जिसको हमने न्यूक्लियस कहा, जिसमें सारा का सारा मास और चार्ज पैक्ड है, वो उसका रेडियस x नॉट से तो कम है. और x नॉट की वैल्यू कितनी आई? ये खुद ही आया 41 फेम्टोमीटर. फेम्टोमीटर मतलब क्या? 10⁻⁻15 मीटर. अब ये एटम से, एटम के मुकाबले या एटम के रेडियस के मुकाबले ये 10⁵ टाइम्स का फर्क है. यानी रदरफोर्ड ने कहा कि एटम यदि एक रूम के साइज का है, तो न्यूक्लियस उसके अंदर आपके पेन के टिप के साइज के बराबर होगा. बेहद छोटा, बेहद छोटा. यानी एटम इज ऑलमोस्ट ऑल वेकेंट with all the mass and all the charge packed in a very small volume called nucleus. यानी एटम का पिक्चर ही बदल गया. कहां? प्लम पुडिंग मॉडल बता रहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की खिचड़ी है वो. यानी कहने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक बड़े स्पेस में बिखरा पड़ा है. एटम ऐसा है. रदरफोर्ड ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एटम क्या है? ये सारा मास और सारा चार्ज एक बेहद छोटे वॉल्यूम में पैक्ड है. सो एटम का नया ही पिक्चर सामने आया, एंड दैट वाज ऑल द रिजल्ट ऑफ द गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट which the genius of Rutherford could interpret.